Evening everyone, welcome back to part 3 chapter equilibrium. Today we will discuss about the Le-Chatelier principle in this topic. ध्यान रखिएगा, Le-Chatelier principle में 4 टॉपिक हैं जो इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं. In which first is concentration. Second is pressure. Third one is temperature, and fourth is addition of inert gas. ये 4 पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिनमें सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन. अब ये प्रिंसिपल क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. पहला टॉपिक हम उठाते हैं कंसंट्रेशन. एक रिएक्शन लिया मैंने, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस. इस रिएक्शन में N2 और H2 रिएक्टेंट हैं, अमोनिया यहां पर प्रोडक्ट है. अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टॉपिक कंसंट्रेशन, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन. ध्यान देना, जब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 वाटर टैंक हैं और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है नीचे से बॉटम पार्ट से इस तरह से, और यहां ऑलरेडी पहले से ये दोनों वाटर का लेवल इक्वल है. अब अगर सपोज दैट मैंने क्या किया, इधर 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो होगा क्या कि ऑलरेडी पहले दोनों बैलेंस में थे, बट जो ही आपने 20 लीटर पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो इधर से वाटर ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि ये दोनों धीरे 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 वापस बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेट वापस एग्जिस्ट करे. तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो चेंज आपने किया वो चेंज नलिफाई हो जाए. तो यही है Le-Chatelier प्रिंसिपल. इनमें से अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो चेंजिंग के साथ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द इफेक्ट गेट्स नलिफाइड. द इफेक्ट्स गेट नलिफाइड, और उस किए गए चेंज का असर जो है वो वापस अंडू हो जाए या नलिफाई हो जाए. जैसे अगर मैंने इसी कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हैं कंसंट्रेशन को. अगर मैंने सपोज दैट रिएक्टेंट की इनमें से किसी एक की भी कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की, दैट इट नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन यदि आपने इंक्रीज की, तो एज पर Le-Chatelier कॉन्सेप्ट जब हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोमेंटरी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वापस डिक्रीज हो जाए. अब वापस डिक्रीज कब होगी, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ताकि अमोनिया ज्यादा बने. तो वी कैन से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेट इट, हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, नाइट्रोजन की नहीं की मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज की. देन एज पर रूल जब आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इस इफेक्ट को वापस नलिफाई करने के लिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ताकि जो आपने अमोनिया बढ़ाई है वो वापस से कम हो जाए. तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आसान सी बात है, आसान से शब्दों में अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो उस कंसंट्रेशन को वापस कम करने के लिए ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन, वी कैन से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हम इक्विलिब्रियम पर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन जो आपने चेंज किया है वो धीरे धीरे वापस इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले और नलिफाई हो जाए. फाइनली वापस इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, लेकिन मोमेंटरी वो एक बार शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे द डायरेक्शन इज बैकवर्ड.
तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत इजी है, और रिएक्टेंट बढ़ाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बढ़ाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन। उल्टा अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज किया, यानी इसको यहां से हटा दिया, तो जब हटाओगे तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी ताकि मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आपने उसको अब की बार कम किया है, तो कम किया है, डिक्रीज किया है, तो वापस इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि अमोनिया ज्यादा बने। ठीक है, तो वी कैन से मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। और अमोनिया ज्यादा कब बनेगा? जब रिएक्शन ये वाली होगी। कौन सी वाली? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंफ्यूजन क्लियर? ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टॉपिक। नेक्स्ट प्रेशर। ठीक है, इसको हमने आज ही डिस्कस भी किया था, तो इसमें अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर की सिचुएशन पढ़ने के लिए हम लोग फिर से एक इक्वेशन ले रहे हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये चेंज हो गया टू NH3 गैस। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस तरफ रिएक्टेंट के मोल, वी कैन से NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखिए नाइट्रोजन के आगे 1 है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब रिएक्शन होगी तो 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 3, यानी NR इज इक्वल्स टू 4 मोल। और इस तरफ टोटल NP प्रोडक्ट्स के मोल 2 मोल हो गए। ठीक है, अब आप कहेंगे इधर रिएक्टेंट साइड 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हुआ, 4 से 2 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो रिएक्शन में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिक्रीज हो रहे हैं। उल्टा हो तो, जब अपोजिट डायरेक्शन में आओ तो, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आओ तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। अब हम अच्छे से जानते हैं कि मोल अगर कम होंगे तो नेचुरल सी बात है प्रेशर भी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। ऑटोमेटिक आप क्या कहोगे इस सिचुएशन में, प्रेशर डिक्रीज, रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। और यहां जब मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस सिचुएशन में, ये रिएक्शन के अंदर ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन हम एक्सटर्नली प्रेशर चेंज करें, अगर मैंने P इंक्रीज किया तो मैंने बाहर से, ध्यान रखना ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने अगर इंक्रीज किया तो रूल कहता है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ, देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेज। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टू गेट दिस इफेक्ट नलिफाइड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेज। तो प्रेशर कब डिक्रीज हो रहा है, जब मोल्स डिक्रीज होंगे, मोल डिक्रीज होंगे तो नेचुरल सी बात है प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एट दिस इक्विलिब्रियम, then this reaction will shift in the direction in which pressure decreases, or we can say number of moles decreases. So if we increase the pressure, then reaction will shift, या equilibrium will shift in forward direction. अब सवाल क्यों हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप अच्छे से जान रहे हैं, इधर 4 मोल है, इधर 2 है, इधर जाने पर मोल कम होते हैं। आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग करके रखिएगा, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोल डिक्रीज होते हैं, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, ताकि प्रेशर कम हो जाए, वापस जो आपने इंक्रीज किया है वो कम हो जाए। अपोजिट करें तो इफ वी डिक्रीज द प्रेशर देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड आने पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा सभी में नहीं होता, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये वाला H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस। इधर आप कहेंगे NR इज इक्वल टू 2 मोल, देखो 1 प्लस 1 हाइड्रोजन के 1 आयोडीन के,
और यहाँ NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना ये गैसियस वाले ही काउंट करने हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 मोल। तो इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल। सच रिएक्शन जिनमें मोल्स में कोई वेरिएशन ही नहीं होता, उनमें प्रेशर का कोई इंपैक्ट भी नहीं होता। आप चाहे जितना इंक्रीज करें, चाहे जितना डिक्रीज करें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट होगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर, वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे भी कह सकते हैं जिनके लिए डेल्टा NG 0 होगा, ये देखो ना 2 मोल इधर 2 मोल इधर, तो दोनों का डिफरेंस करोगे डेल्टा NG। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी है कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, डिफरेंस निकालोगे 0 आएगा, 2 - 2। तो सच रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस पर इस प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बट थर्ड कैटेगरी की जिसमें मोल्स इंक्रीज होते हों, देखिएगा PCl5 वाली ले लीजिए, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो आप कहेंगे इधर NR जो है वो 1 मोल है, बट NP जो है वो 2 मोल है। तो आपको क्या करना है, मोल इंक्रीज हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है इधर मोल बढ़ रहे हैं, मोल इंक्रीज हुए हैं, और उल्टा हो गए तो मोल डिक्रीज है। अब हम तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मैंने आपको बताया उस तरफ मूव करवा दो जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए, एज पर लीच-इटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन व्हिच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज डिक्रीजेस। तो दैट मीन इधर तो 2 है, इधर तो 1 है, तो ये बैकवर्ड जब रिएक्शन होगी तो मोल्स डिक्रीज होंगे। तो यू कैन से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस प्रेशर का इंपैक्ट है इक्विलिब्रियम के ऊपर। आई थिंक ये आज की क्लास में भी आपको क्लियर हो गया होगा, और आज भी आपको ये अब अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसे समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर डाउट हो तो मेरे से क्लासरूम में फर्दर डिस्कस करें, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज टेम्परेचर। What is the role of temperature on equilibrium? We know very well that reactions are of two types. One is exothermic and second one is endothermic. इसमें आप कहेंगे एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना है, हीट रिलीजेस या प्रोड्यूसेस। यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3, और जहां हीट रिलीज होती है उसे हम प्रोडक्ट के साथ प्लस करके हीट लिख देते हैं। या इसका दूसरा तरीका थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा था कि जो वैल्यू होती है उसे नेगेटिव साइन के साथ भी लिखा जा सकता है। इस पैटर्न से भी इसे लिखा जा सकता है 2NH3 गैस और सेमीकोलन लगा करके रिएक्शन एंथैल्पी विच इज नेगेटिव, वैसे इसकी वैल्यू होती है 92.6 किलो जूल। तो आपको इस तरह से वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है, या प्लस करके एक्स भी लिख देगा या सिंपली लैंग्वेज में दे देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, दूसरी रिएक्शन लिखी मैंने N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO। इस रिएक्शन में ध्यान रखना हमें हीट देनी पड़ती है तो प्लस रिएक्टेंट की साइड हीट हम लिखेंगे और ट्वाइस ऑफ NO which is also a gas। अलग से लिखेंगे तो प्लस करके आपको हीट को शो करना होगा। तो इन दोनों में से सिंबॉलिक टर्म्स हैं तो आप समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। हीट यहां रिलीज होती है। अब देखो हम टेम्परेचर चेंज कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर ऐसे तो कोई खेल तो है नहीं कि अचानक आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टू चेंज द टेम्परेचर वी हैव टू सप्लाई द हीट। या तो आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है चाहे एंडोथर्मिक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंफर्म है मुझे हीट को देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हीट देना, हीट को रिएक्शन में प्रोसीडिंग में लाना, हीट को सराउंडिंग टू सिस्टम को आपको देना है।
ये हमारे लिए सिस्टम बन गया। तो इसको हीट हम सप्लाई करेंगे, इस पूरे कंटेंट को हीट हम इस पूरे कंटेंट को देंगे। तो अब आप खुद जान रहे हैं कि इस रिएक्शन में जब आप इधर जाएंगे तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उल्टा आएंगे तो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी अमोनिया बनेगी तो साथ में हीट भी बनेगी। और अगर मैं कहूं अमोनिया को हीट मिल जाए, अमोनिया को हीट मिल जाए तो ये इनमें डिकम्पोज हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस एक साथ चल रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो एज पर ली चैटलर प्रिंसिपल टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं ली चैटलर, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल the equilibrium will shift in the direction in which the change gets nullified, the change gets undo। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच हीट डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इधर जाने पे तो आपको दिख रहा है एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड में टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो इन दिस सिचुएशन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड में हीट अपना डिक्रीज हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम कंडीशन है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज गिवन टू द रिएक्टेंट्स, दैट्स व्हाई अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन टू गेट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट, तो वी कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द रोल ऑफ हीट ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के साथ भी मोमेंटरी चेंज होगा, लेकिन फाइनली वापस हमें इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली डिस्टर्ब होकर के चलता ही रहेगा। इक्विलिब्रियम वापस आफ्टर सम टाइम आपको अचीव हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, आई थिंक ये आज की क्लासरूम में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो इसे दोबारा से आपको समझने का मौका मिल रहा है, समझ लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज एडिंग ऑफ या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हम जानते हैं, इनर्ट गैस या यू कैन से नोबल गैस, नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनमें से कोई भी नोबल गैस आप मिक्सचर में डाल दें तो इसका भी इंपैक्ट होता है। ये भी दो तरह से डाली जाती है, एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। और सेकंड कंडीशन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला केस मैंने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम का। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वही N2 + 3H2 gives to NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ध्यान देना, इसको हम इस तरह से समझे थोड़ा सा। मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ एक रिएक्शन वेसल है, जिसके अंदर मैंने एक नोबल गैस डाल भेजने के लिए यहां से एक वॉल से कनेक्ट करके एक सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया है। तो हीलियम इधर से सप्लाई दे सकते हैं आप, वॉल ओपन करके। हाई प्रेशर पे हीलियम है यहाँ, और ये मिक्सचर में तीनों सिचुएशन यहाँ पर अवेलेबल है, ये तीनों। ठीक है, ये यहाँ पर रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन कंटेनर में, और मैंने यहाँ एक क्लिप लगा दी ताकि ये पिस्टन स्लाइड ना हो ऊपर की तरफ। अब मैं अगर हीलियम गैस इसके अंदर ऐड करूंगा तो नेचुरल सी बात है, जब गैस कोई आप ऐड करोगे तो गैस विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जब आप कोई गैस इसके अंदर ऐड करोगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। देखो, पहले गैस ऐड करने से पहले मान लीजिए ये क्लिप नहीं थी
तो बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू 1 atm, और अंदर का प्रेशर दैट इज इक्वल टू P मिक्सचर का प्रेशर है, ये P टोटल जो अंदर का P गैस के मिक्सचर का, वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब ये पिस्टन मूव नहीं हो रहा था, इसका मतलब यहां ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहां लगा दी क्लिप, ताकि अगर मैं गैस अंदर भेजूं तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, उससे पिस्टन स्लाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब ये जो पार्ट है आपका जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ये इतना ही सेम साइज में रहना चाहिए। तो मैंने अंदर हीलियम भेज दी, हीलियम भेजने से आप कहोगे सर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये प्रेशर तो बढ़ जाने दो, वो पिस्टन स्लाइड नहीं हो पा रहा, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब सवाल कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा? देखो, इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करती है इनकी कंसंट्रेशंस। हीलियम डालने से, हीलियम इज नॉट द रिएक्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, अगर आप इनकी कंसंट्रेशंस में वेरिएशन कर दें बाय द चेंज इन द वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो हीलियम ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो इस नाइट्रोजन के जितने मोल यहां थे अब भी उतने ही हैं, हाइड्रोजन के जितने मोल थे अब भी उतने ही हैं, अमोनिया के जितने मोल थे अब भी यहां उतने ही हैं। तो आप क्या कहोगे, मोल सेम, वॉल्यूम भी सेम, दैट्स व्हाई मोलैरिटी जिसे हम लोगों ने यूज ली थी केसी के एक्सप्रेशन में, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन में N2 और H2 की पावर 3। तो आप क्या कहोगे, ये सारे टर्म्स यहां कॉमन रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में इस सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन इज कंसंट्रेशंस में कोई भी वेरिएशन यहां नहीं होगा, क्योंकि इनके मोल में वेरिएशन नहीं हुआ, एज वेल एज वॉल्यूम भी सेम है। तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन में वॉल्यूम, यानी N अपॉन V। तो N चेंज नहीं हुआ, N भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो N by V यानी मोलैरिटी विच इज ऑल्सो सेम। आप कितनी हीलियम डाल दो, मोलैरिटी इनकी कभी चेंज नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो सीधी सीधी बात, जब इनके कंसंट्रेशन में वेरिएशन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप कहेंगे किसी भी डायरेक्शन में यहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, तो नो इफेक्ट या नो शिफ्टिंग, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चाहे अब कैसी भी रिएक्शन करना हो, चाहे मोल इंक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये खेल किया, ये हीलियम डाली या नॉबल गैस डाली या इनर्ट गैस ऐड की, तो उसका हमेशा यही असर रहेगा, कोई वेरिएशन यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। कारण, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है कहानी? अब हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें क्या करना होगा, ये हटा दीजिए। हटाते ही क्या होगा, आप देखो, जो ही आप हीलियम गैस डालोगे अंदर का प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन धीरे 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 ये पिस्टन मूव करेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां जाकर के बाहर वाले प्रेशर के ये वापस अंदर वाला प्रेशर इक्वल बन जाएगा। लेट इट, वो ये आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई। तो देखो ना, इतना वॉल्यूम अब चेंज हो गया, पहले इतना था और अब इतना वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। तो आप क्या कहेंगे, टू मेंटेन द प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा इस सिचुएशन में, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब खास बात, जब वॉल्यूम बढ़ेगा यानी ये बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। अब मोलैरिटी डिक्रीज होगी मींस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि मोल पर लीटर, एज पर यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर उस सिचुएशन में कम हो रहे हैं, मोल्स कम हो रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मोल्स कम हो रहे हैं। तो एज पर ली चिटेलियर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर मोल इंक्रीज हो। तो आप क्या कहोगे, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम will set in the direction in which
नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रेशर बढ़ा, उसका असर क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट गई, यानी कंसंट्रेशंस घट गई। आप कह सकते हैं मोल पर लीटर अमाउंट जो है वो कम हो गई। जब मोल कम होंगे तो एज पर ली चिटेरियर ये कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर शिफ्ट होने पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाए, यानी वो इफेक्ट जो आपने कम किया है ना, जो किया है उसको नलिफाई हो जाए। तो इस सिचुएशन में, इस वाले कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? अब मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे यहां हीलियम ऐड की, तो शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी? जिधर मोल्स बढ़ रहे हों, तो आप कहोगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे? क्योंकि इधर कितने मोल है आपके पास? 2, और इधर टोटल कितने हैं? 4, और हम कह रहे हैं कि मोल्स इधर इंक्रीज होंगे, उधर इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। तो मोल इधर से इधर आने पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप हीलियम डालोगे ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अमोनिया विल डिकम्पोज टू फॉर्म N2 हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ही वापस इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी। एक अनदर रिएक्शन देखिए, H2 गैस प्लस I2 गैस which gives to HI गैस। इसमें आप कहोगे सर इधर 2 मोल हैं दोनों मिलाकर के, और इधर कितने हैं? इधर भी 2 मोल। अब डाल दो इसमें हीलियम कितनी? अगर आपने एडिशन ऑफ हीलियम किया, तो इस सिचुएशन में तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर मोल बढ़ते हों, बट यहां तो कोई इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिला, सिमिलर है। दैट्स व्हाई ऐसी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बट तीसरी कैटेगरी की रिएक्शन, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इस सिचुएशन में आप कहोगे इधर तो 1 मोल है जी, और इधर दोनों मिला के 1 + 1 2 मोल है। तो इक्विलिब्रियम जब आप एडिशन ऑफ हीलियम करोगे, यहां भी सेम कंडीशन, इस मिक्सचर में जब आप हीलियम इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल बढ़ते हो। देखो इधर बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट के एक प्रोडक्ट के 2, तो इस डायरेक्शन में जाने पर मोल इंक्रीज होंगे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो प्लीज रिपीटेटिव इस वीडियो को देखें, और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करें। और आज मैंने कहा था कमेंट की बात, कमेंट इसमें आप जरूर डालें, कोई आपको सजेशन हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7.29 एक्सरसाइज का देखिएगा, जहां हम अभी ये जो ली चिटेरियर प्रिंसिपल है इसका, इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दिस रिएक्शन। चेंज क्या क्या किया मैंने? पहला चेंज किया, व्हाट हैपन व्हेन एडिशन ऑफ H2 इज डन इन दिस रिएक्शन। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड की तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? देखो ये रिएक्टेंट है, आपको कैसे पकड़ना है? ये आप ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, रिएक्टेंट डाल रहे हैं, तो रिएक्शन सीधी सीधी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, ये कौन है जरा देखिएगा, इट इज प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, हमने क्लियरली पढ़ा था, जब इसको इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, तो एक रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और वापस देखिए यहां, ये कौन है? इट इज अगेन रिएक्टेंट। अगर आपको इसको इंक्रीज करोगे तो इधर जाएगा, और डिक्रीज करोगे तो रिटर्न इसी की तरफ आएगा। अगर आपने रिमूव कर दी CO यहां से, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच CO विल इंक्रीज। तो CO कब इंक्रीज होगी? जब ये डिकम्पोज होकर के CO को वापस बनाए, तो हम कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर आपने मिथेनॉल CH3OH इसको हटा दिया यहां से, इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो रिएक्शन में H2 और CO मोर मिथेनॉल विल प्रोड्यूस, दैट मीन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कंफर्म है।
तो इस तरह से आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपली एक बताना है कि इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। रिएक्शन क्वेश्चन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। जिस तरह से K दो टाइप का होता है वैसे Q भी दो टाइप का होता है, QC एंड QP। जब कंसंट्रेशन यूज लोगे तो QC कह देंगे, जब प्रेशर यूज लोगे तो QP कह देंगे। तो अब मैंने एक केस ले लिया, जैसे N2 plus 3H2 gives twice of NH3 गैस। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम जब हो, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि Kc is equals to NH3 raised to power 2 upon N2 raised to power 1 multiply by H2 raised to power 3। ठीक है, इस सिचुएशन में ये होगा। तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम पर आप कहोगे कि Kc हो गया। अब मैं अगर अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन में आफ्टर सम टाइम प्रोड्यूस होगा, लेकिन अदर देन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम कहेंगे QC, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो दैट इज NH3, वही एक्सप्रेशन इसका होगा स्क्वायर अपॉन में N2 मल्टीप्लाई बाय H2 रेज टू पावर 3। तो QC का भी एक्सप्रेशन वही है, बस कंडीशन यही है कि ये कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम वाली नहीं होंगे, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुकी हो तो आप कहोगे Kc है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप क्या कहोगे, जब रिएक्शन इनिशियल कंडीशन में है, जब रिएक्शन इनिशियल कंडीशन में है, ठीक है, और दूसरा या फिर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियली रिएक्शन है तो आपका QC बन जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा तब तक आपका QC ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप क्या कहोगे, सर अमोनिया की कंसंट्रेशन तो कम होगी, क्योंकि उस वक्त तो होती नहीं है, धीरे धीरे अमोनिया बढ़ती है, तो ये वैल्यू धीरे धीरे जब ये अमाउंट बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में QC और Kc दोनों बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाते हैं, QC जस्ट इक्वल टू Kc। तो हमारे पास QC और Kc के तीन ऑप्शन बनते हैं। पहला, QC स्टार्टिंग में है तो कम होगा, Kc इस सिचुएशन में बड़ा होगा। तो आप ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं शुरू में, ठीक है, INITIL इनिशियल कंडीशन। स्टार्टिंग में तो यही होगा, QC कम होगा, Kc ज्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, QC की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अमोनिया ज्यादा बनेगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जाहिर है ऊपर वाला नॉमिनेटर पार्ट बढ़ेगा, ये कम होंगे तो वैल्यू इसकी क्या होगी, इंक्रीज। तो QC धीरे धीरे किसके इक्वल होगा, आफ्टर सम टाइम ये Kc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये होगा, इस सिचुएशन में हम कह देंगे जी इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी, बट मैं क्या करूं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया, अमोनिया डाल दी, एक्स्ट्रा अमोनिया डाल दी। तो जब अमोनिया डालूंगा तो मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। अब Kc और QC तो इक्वल नहीं हो सकते, है ना, तो Kc और QC इक्वल नहीं हो सकते। तो जरा ध्यान देना, किसको ऐड किया आपने, अमोनिया को ऐड किया। अमोनिया को ऐड करने का मतलब अब QC की वैल्यू बढ़ गई, जब प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो QC की वैल्यू लार्जर होगी, और जब रिएक्टेंट में किसी को इंक्रीज करोगे तो यहां QC कम हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इस सिचुएशन में QC ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब यहां प्रोडक्ट मोर अमाउंट में अवेलेबल है, यहां रिएक्टेंट मोर अमाउंट में अवेलेबल है आपके पास एट दिस टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां मोर है, क्योंकि इनिशियल में रिएक्टेंट ही ज्यादा होते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो हमने आज पढ़ा है इक्विलिब्रियम एज पर ली टेलियर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जब QC कम है Kc ज्यादा है तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नेचुरल सी बात है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर Kc के इक्वल होना चाहेगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहां जब इक्वल हो
तो देयर इज नो इन्फ्लुएंस, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी तो इक्वल हो चुके हैं ऑलरेडी। और तीसरी सिचुएशन, जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ज्यादा तभी होगी जब अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तब क्यूसी, अमोनिया के ज्यादा होने का मतलब, अमोनिया बढ़ने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो जब क्यूसी बड़ा हो केसी से, तो वी कैन से रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हमें। देखिए ये क्वेश्चन है 7.21 एनसीईआरटी का, जिसमें ऑलरेडी या इक्वेशन आपको दे रखी है n2 + 3s2 gives to ns3 at 500 केल्विन। आपको Kc या K दे रखा है यहाँ, दैट इज Kc व्हिच इज इक्वल टू 0.061, और आपको ये लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम द कंसंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन्स एंड अमोनिया, दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। तो इस सिचुएशन में जब आपको इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पर्टिकुलर टाइम, दैट मीन दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, यानी ये कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम की नहीं है। अगर होती तो ये लिखा होता एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज दिस, बट यहां लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ गिवन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ दीज स्पीशीज आर दिस। वी नो हम लोग क्यूसी फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो हम क्यूसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेशन जो केसी वाला है वही यूज लेना होता है। तो ns3 raised to power 2 n2 into में h2 raised to power 3। अब आपको केवल वैल्यू पुट कर देनी है। ns3 की कंसंट्रेशन ये रही 0.5, तो हम पुट करेंगे 0.5 स्क्वायर अपॉन में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है 3, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है। हाइड्रोजन का लिखा हुआ है 2, तो 2 रेज टू पावर 3। देखो ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ साथ में आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 लिखना है। इसका रिजल्ट 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 हो गया 24, है ना। तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 0.25, 0.25 अपॉन में 24, ठीक है। जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, डेसिमल हटाया, नीचे लिख दिया 100, ठीक है। अब डिवाइड किया मैंने 25 में 24 का, तो 1 टाइम डिवीजन गया, ये हुआ 0 और डिफरेंस निकाल दिया, बचा 1, डेसिमल लगाया, 0 डिवीजन नहीं गया, ब्रेक हो गया, फिर 0 और 4 टाइम, तो मेरा रिजल्ट आया 1.04 अपॉन में 100। तो इसको मैं शिफ्ट करूं बैक, तो 0.0104 ये मेरा आंसर है, दैट इज क्यूसी। अब आपको कंपेयर करना है कि क्यूसी और केसी में क्या रिलेशन है। क्यूसी कितना है आपका 0.0104 और केसी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.061। तो आइडिया लग रहा होगा, देखो स्टार्टिंग के 2 डिजिट से ही पता चल जाएगा, ये 01 है और ये 06 है, वी कैन से ये बड़ा है। केसी जब बड़ा होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी एट दिस टाइम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि जब इक्वल आ जाता है आंसर तो हम कह देते हैं रिएक्शन विल इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन अभी कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टू इक्वेट द केसी एंड क्यूसी, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। Reaction proceeds in forward direction. Reaction proceeds in forward direction to make QC just equal to KC, ताकि दोनों ये धीरे धीरे बराबर हो जाए। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान रखना है, पहले QC फाइंड आउट कर लीजिएगा, KC आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू इक्वेट कि वो दोनों बराबर हैं या उनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन से आपको पता करना है। अगर क्यूसी छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्यूसी और केसी बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, उस सिचुएशन में ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, इनमें मूवमेंट नहीं होगा।